मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र है जनूब मशरकी यूरोप में वाक़े कदीम तहजीबों के हामिल एक गैर मुस्लिम मुल्क यूनान का। यूनान, जिसे हेलेनिया भी कहा जाता है, ग्रीक भी और ग्रीस भी, एक वक़्त में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगीर रियासत थी, जिसे यूनान में हेलिक रिपब्लिक भी कहा जाता है। तारीख की गहराई में जाने से कबल नए आने वाले साथियों को, अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से लुत्फ अंदोज हो सकें। तारीख के औराक टटोलने पर पता चलता है कि यूनान में इंसानी जिंदगी का वजूद बर्फ के ज़माने के बाद का है, जब इंसान ने पत्थर को अपनी बेहतर जिंदगी के मकासद के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया था। कमोबेश 2,70,000 साल कबल मसीह तक की जिंदगी के आसार यूनान के सूबा मकदूनिया में दरियाफ्त होने वाली एक गार से मिले हैं। यूनान को कदीम और जदीद अमाजगाहों की सरजमीन भी कहा जाए तो ये कहना भी बेजाना होगा। 3200 साल कबल मसीह में जब लोगों ने ज़राअत के पेशे को अपनाकर अपनी जिंदगी में बेहतरी लाई तो यूनान वो पहला मुल्क था जहां पर यह तहजीबें रोनमा हुई थी। साल साल करके सदियां बीतती गईं, यहाँ तक कि हखामनशी सल्तनत की नज़र यूनान पर पड़ गई। हखामनशी सल्तनत एक फारसी सल्तनत थी जो अजीम ईरानी सल्तनतों के सिलसिले की एक पहली कड़ी थी। ये सल्तनत आबादी के लिहाज से रूमी सल्तनत के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी सल्तनत थी, जो 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हाथों अपने इख्तिताम को पहुंची थी। सिकंदर आजम की यूनान फतह के 7 साल बाद सिकंदर आजम की वफात हो जाती है और सिकंदर आजम की बनाई हुई सल्तनत, जो इंडिया से यूनान तक और कई दीगर इलाकों तक फैली हुई थी, टूट फूट का शिकार हो गई और कुछ ही सालों में ये टूट कर कई हिस्सों में तकसीम हो गई। 200 कबल मसीह में जब रूमी सल्तनत अपने उरूज पर थी तो रूमियों ने यूनान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते हुए इसे अपने कब्जा-ए-इख्तियार में ले लिया। रूमी सल्तनत आबादी के लिहाज से आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत होने का एजाज रखती है। अपने उरूज के दिनों में इस सल्तनत का रकबा 65 लाख मुरब्बा किलोमीटर था और आबादी 90 लाख अफराद के करीब थी, जो उस वक्त की आबादी में दुनिया की आबादी का 20% से कुछ ज्यादा ही बनता था। मगरबी रूमी सल्तनत तकरीबन 500 सालों तक कायम रही, जबकि मशरकी सल्तनत, जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहा जाता है, जिनमें यूनान और तुर्की भी शामिल थे, 1000 सालों तक कायम रही। 29 मई 1453 को बाज़ंतीनी सल्तनत उस्मानियों के हाथों फतह कुस्तुनतुनिया के बाद खत्म हो गई और इसके साथ ही यूनान में पहली बार इस्लाम फैलने लगा। तुर्कों के दौर में इस इलाके ने तरक्की की, मसाजिद बनने लगी और तामीर की तरफ तवज्जो दी जाने लगी। कमोबेश 400 साल के शानदार तवील दौरे हुकूमत के बाद 18वीं सदी ईस्वी में यहाँ से मुसलमान हुक्मरानों का खात्मा हुआ। 15 जनवरी 1822 को सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि यूनान अब मुस्लिम हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा नहीं रहा, जिसे तुर्कों ने 3 फरवरी 1830 में कबूल किया था कि यूनान अब आज़ाद हो चुका है। आज़ादी के बाद भी कई जजीरों पर तुर्कों और यूनानियों के दरमियान तनाज़ा बरकरार रहा, लेकिन 1989 में क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने दोनों मुमालिक की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद दोनों मुमालिक में नुकसान तो हुआ था मगर आपस की रंजिशें काफ़ी कम हो गई थी। इस मौका पर दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी मदद का तबादला होता रहा था। तुर्कों के दौरे हुकूमत के दौरान यूनान में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी थी, मगर तुर्कों के जाते ही आबादी में कोई खातर खा इजाफा न हुआ। 1923 में होने वाले यूनान तुर्क माहदे में, जिसमें आबादी का तबादला भी शामिल था, मुस्लिम आबादी तुर्की मुंतकिल हो गई और तुर्की से मसीही आबादी यूनान आने लगी। आज के यूनान में मुस्लिम आबादी की शरह सिर्फ 15% के करीब है। इन 15% में भी एक बड़ी तादाद में मुसलमान ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे मुमालिक से आने वाले हैं।
यूनान 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक बाहमी रास्ते का भी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान और दीगर मुमालिक से हर साल हजारों की तादाद में यूरोप जाने के शौकीन नौजवान तुर्की से होते हुए इसी यूनान के रास्ते से अगले यूरोपीय मुमालिक में जाते हैं। पाकिस्तानी एजेंट्स लाखों रुपए सिर्फ चंद सब्ज बाग दिखाकर नौजवानों से मठोर लेते हैं, जिनमें बेशतर अफराद किसी न किसी मुल्क में पकड़े जाते हैं। कई अफराद हफ्तों हफ्तों की पैदल मुसाफत बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई गर्मी की शिद्दत को ना बर्दाश्त करने वाले होते हैं। इन लोगों को ग्रुपों की शक्ल में एक मुल्क से अगले मुल्क मुंतकिल किया जाता है। कहीं पर एक कार की डिग्गी में से 15 से 20 अफराद पकड़े जाते हैं, तो कहीं बसों के नीचे रस्सों से बंधे हुए और कई बार बंद कंटेनरों में अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। मर जाने वाले अफराद को ये लोग उठाकर फेंक देते हैं, जिनका जनाजा तक नहीं पड़ते। इतना सब इल्म होने के बावजूद भी लोग पता नहीं क्यों 2 नंबर जराए से ही यूरोप जाना चाहते हैं। यूनान के बारे में अगर दिलचस्प और मालूमाती हकाइक की बात की जाए तो यूनान 1,31,957 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 96 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यूनान 1,12,00,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 81वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यूनान यूरोपीय यूनियन का बाकायदा मेंबर है। यूरोपीय यूनियन के दीगर मुमालिक की तरह यूरो ही यूनान की करेंसी को कहा जाता है। 1 यूरो पाकिस्तानी 129.74 रुपयों के बराबर है। यूनान का कालिंग कोड +30 है। पाकिस्तान से 4,395 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये मुल्क यूनान वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत है। ये शहर यूनान के अजीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। इस शहर का नाम एथने देवी के नाम पर रखा गया था। जमहूरियत का तस्वर भी सबसे पहले यूनान में कायम हुआ था और वहां से ये तर्ज हुकूमत दुनिया के दीगर मुमालिक में पहुंचा था। यूनान में हर नौजवान को 18 साल की उम्र में एथेंस की देवी के हुजूर में वफादारी हलफ उठाना पड़ता था। एथेंस शहर अपने अंदर 42 लाख अफराद को समोए हुए है, यानी यूनान की 1/3 आबादी इसी शहर में रहाइश पजीर है। यूनान ही वो मुल्क था जिसने दुनिया को अफलातून, अरस्तु और सकरात जैसे अजीम मुफक्करीन दिए थे। यूनान की सरहदें तुर्की, अल्बानिया, मकदूनिया, बल्गारिया जैसे ममालिक और बहरा एजियन और बहरुल योनी जैसे समुद्रों से मिलती हैं। यूनान के बारे में एक कहावत है कि अगर यूनान में लड़के एथेंस में रहते हैं तो 7 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर स्पार्टा में रहते हैं तो वो जेलों में जाएंगे। यूनान में स्पार्टन लोगों को 30 साल की उम्र तक, यानी जब तक वो अपनी फौजी सरगर्मियों को तर्क नहीं करते, उनके खानदान में नहीं जाने दिया जाता। 2006 में यूनान में मुसलमानों को मसाजिद बनाने की इजाजत मिल गई थी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद एथेंस के मगरबी जानब रहाइश पजीर है। यहाँ पर मुसलमानों का मजहबी मरकज भी मौजूद है। यूनानी जुबान ही यूनानों की कौमी जुबान है, जबकि तुर्किश, बल्गारियन, रोमानी और दीगर कई जुबानें आबादी और मज़हब के लिहाज से बोली जाती हैं। यूनान को ओलंपिक्स गेम का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। जदीद ओलंपिक्स के 2 बार मुकाबले यूनान की सरजमीन पर हो चुके हैं। फुटबॉल यूनान में बड़े शौक से खेला जाता है और फुटबॉल ही यूनान का कौमी खेल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, वाटर पोलो, वॉलीबॉल और हैंडबॉल जैसी खेलें आमतौर पर खेली जाती हैं। यूनान के बाज़ इलाकों में अब क्रिकेट के शौकीन हजरात भी अपने बल्ले गरमाते नजर आते हैं। कदीम तहजीबों को संभाले हुए इस मुल्क में हर माह लाखों सियाह सैरो तफरी के लिए आते हैं। 2016 में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अफराद ने यूनान का सफर किया।
सियाहों की ये तादाद पिछले चंद सालों से बढ़ती जा रही है, जो यूनान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। 2017 में हासिल किए गए अदादोशुमार के मुताबिक यूनान की 82% आबादी इंटरनेट का रोजाना इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये थी यूनान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कर दें। आप अपनी कीमती आरा बजरिया कमेंट भी हमें अरसाल कर सकते हैं। शुक्रिया।